गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टैंड क्लासेस। आज फिर से आप लोगों के बीच में नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। आज का टॉपिक ट्रांसफार्मर, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये टॉपिक हर साल एग्जाम में पूछा जाता है और इस बार एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है, इसलिए ये टॉपिक और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसे वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो में मेरे साथ अंत तक बना रहे। और हाँ, चैनल में कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर ले। दोस्तों, आप लोग से एक गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को देखते हैं, बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो वीडियो को देखते हैं पर वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। इससे आप ही लोग को फायदा होगा, जिससे कोई भी नया वीडियो आएगा सबसे पहले आपको देखने को मिले। चलिए देर ना करते हुए टॉपिक की तरफ चलते हैं। ट्रांसफार्मर क्या एक डिवाइस है जो हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट लोअर करंट को कन्वर्ट करता है लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हायर करंट में। मतलब वोल्टेज कम, करंट ज्यादा, वोल्टेज कम। वही चीज लिखा हुआ है, इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हायर करंट इनटू हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट लोअर करंट एंड वाइस वर्सा। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर का डेफिनेशन है। इट वर्क्स ओनली ऑन एसी। ट्रांसफार्मर सिर्फ एसी में जरूरत है, क्योंकि आप जानते हैं एसी का वोल्टेज बढ़ते और घटते रहता है। ट्रांसफार्मर सिर्फ एसी में काम करता है, क्योंकि एसी का वोल्टेज फ्लक्चुएट होते रहता है। डीसी में वोल्टेज फ्लक्चुएट नहीं होता है, इसे डीसी में जरूरत नहीं होता है। तो ट्रांसफार्मर सिर्फ एसी के लिए है। इट वर्क्स ओनली ऑन एसी। टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का दो टाइप है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है स्टेप डाउन। स्टेप अप में क्या होता है कि लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हाई करेगा। स्टेप डाउन मतलब हाई अल्टरनेटिंग को लो अल्टरनेटिंग में करेगा। मतलब स्टेप अप, दो वर्ड में पढ़े इसको, स्टेप अप मतलब क्या कर रहा है, वोल्टेज को बढ़ा रहा है। तो वैसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को इंक्रीज करे। स्टेप डाउन मतलब वोल्टेज को कम कर रहा है, तो वैसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को डिक्रीज करे, ठीक है, तो उसको बोला जाएगा स्टेप डाउन। अब यहां पे आ जाए आप, यहां लिखा हुआ है, यहां पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप अप दो वर्ड मिलकर बना हुआ। स्टेप अप मतलब वोल्टेज को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो द ट्रांसफार्मर विच कन्वर्ट्स लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हायर करंट इनटू ए हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट लोअर करंट। लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हायर करंट इनटू हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज। लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज, हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज, लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज में कन्वर्ट करता है एट लोअर करंट, इज कॉल्ड कहलाएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। द ट्रांसफार्मर विच कन्वर्ट्स लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हायर करंट इनटू ए हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट लोअर करंट इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर। यहां पे ध्यान दे, लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज लिखा हुआ है। लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को किस में कन्वर्ट कर रहा है, हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज में। तो हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज मतलब वोल्टेज को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो स्टेप अप मतलब क्या होता है, इंक्रीज कर रहा है, तो इसलिए इसको बोला जाएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसका दूसरा वर्ड में लिखा गया है, इन अदर वर्ड्स ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर गिव्स इंक्रीज अल्टरनेटिंग वोल्टेज आउटपुट। बोल रहा है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर देता है आउटपुट वोल्टेज जो आएगा उसको क्या करेगा, इंक्रीज करके देता है। यहाँ पे ध्यान दे, इसका अगर डायग्राम ड्रॉ करना चाहेंगे तो यहाँ पे ध्यान दे, जैसे ये हमारा क्या होता है, प्राइमरी कॉइल होता है, प्राइमरी कॉइल, और ये हमारा होता है सेकेंडरी कॉइल। स्टेप अप है मतलब वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं ना, मतलब सेकेंडरी के टर्न को प्राइमरी के तुलना में ज्यादा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा सेकेंडरी कॉइल है, ये हमारा प्राइमरी कॉइल है। प्राइमरी कॉइल को सोर्स ऑफ एसी इनपुट से कनेक्ट करते हैं और सेकेंडरी कॉइल को आउटपुट से कनेक्ट करते हैं, जिसमें एक लोड रेजिस्टेंस लगा रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। ठीक है, इस वाले प्राइमरी कॉइल में ध्यान दे, प्राइमरी कॉइल में टर्न को अगर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, लेकिन सेकेंडरी कॉइल में 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इसके टर्न को, प्राइमरी कॉइल के टर्न को एनपी बोला जाता है, सेकेंडरी कॉइल के टर्न को एनएस बोला जाता है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज बढ़ाना है ना, तो सेकेंडरी में वोल्टेज आता है तो एनएस यहाँ पे ज्यादा होगा, किसके कंपेयर में, एनपी के कंपेयर में। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी का टर्न ज्यादा होगा प्राइमरी के कंपेयर में। अगर सेकेंडरी का टर्न ज्यादा है तो जो वोल्टेज आएगा सेकेंडरी में वो प्राइमरी के कंपेयर में क्या हो जाएगा, ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी का टर्न हमेशा ज्यादा होता है प्राइमरी के कंपेयर में।
अगर सेकेंडरी का टर्न ज्यादा है तो सेकेंडरी का ईएमएफ भी क्या होगा, जो आउटपुट वोल्टेज होगा ज्यादा होगा प्राइमरी के वोल्टेज से। अब आते हैं यहाँ पे सेकंड नंबर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन मतलब वोल्टेज को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। स्टेप डाउन वोल्टेज को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो वैसा ट्रांसफार्मर, द ट्रांसफार्मर विच कन्वर्ट्स हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट लोअर करंट into a low alternating voltage at a higher current is called a step down transformer। ठीक है, हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज में, तो इसको बोला जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसका दूसरा वर्ड में अगर पढ़े तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर देता है डिक्रीज अल्टरनेटिंग वोल्टेज आउटपुट, मतलब वोल्टेज को डिक्रीज करके आउटपुट में हमको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मिलता है। अगर इसका फिगर को ड्रॉ करना चाहेंगे तो यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे जो प्राइमरी का टर्न होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा किसके कंपेयर में, सेकेंडरी के कंपेयर में। ये सेकेंडरी कॉइल है, ये प्राइमरी कॉइल है। इसको इनपुट से कनेक्ट करते हैं सोर्स ऑफ एसी के साथ, और इसको कनेक्ट करते हैं आउटपुट के साथ जिसमें एक रेजिस्टेंस या तो बल्ब लगा रहता है। इसको बोलते हैं आउटपुट और इसको बोलते हैं इनपुट। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दे, इसके टर्न को प्राइमरी टर्न बोला जाता है, नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न, और सेकेंडरी वाला बोला जाता है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। तो स्टेप डाउन, या स्टेप हो गया प्राइमरी के लिए, डाउन हो गया सेकेंडरी के लिए। स्टेप डाउन, डाउन मतलब कम कर रहे हैं ना, तो प्राइमरी कॉइल का टर्न ज्यादा हो जाएगा इसके कंपेयर में, सेकेंडरी कॉइल के कंपेयर में। अगर प्राइमरी का टर्न ज्यादा है तो प्राइमरी के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो ज्यादा हो जाएगा सेकेंडरी के अक्रॉस में जो वोल्टेज होगा। मतलब यहाँ पे ध्यान दे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में स्टेप अप, स्टेप अप, अप हो गया सेकेंडरी के लिए और स्टेप हो गया प्राइमरी के लिए। जब स्टेप अप, अप मतलब वोल्टेज बढ़ रहा है ना, जब वोल्टेज बढ़ाएंगे तो सेकेंडरी का टर्न ज्यादा हो जाएगा प्राइमरी के कंपेयर में। स्टेप डाउन, डाउन किसके लिए, सेकेंडरी के लिए। तो डाउन मतलब कम हो रहा है, मतलब सेकेंडरी का टर्न क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा प्राइमरी के कंपेयर में। तो स्टेप अप रहेगा तो सेकेंडरी का टर्न ज्यादा हो जाएगा प्राइमरी की तुलना में, स्टेप डाउन रहेगा तो प्राइमरी का टर्न ज्यादा होगा। ठीक है, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा। अब चलते हैं इसके प्रिंसिपल में। यहां मैंने ट्रांसफार्मर के फिगर को बना रखा है। ट्रांसफार्मर के एक साइड में प्राइमरी कॉइल होता है, प्राइमरी कॉइल को एसी इनपुट से कनेक्ट करते हैं, और दूसरे साइड में सेकेंडरी कॉइल होता है, सेकेंडरी कॉइल को आउटपुट से कनेक्ट करते हैं। आउटपुट में जिसमें रेजिस्टेंस लगा रहता है, रेजिस्टेंस को हम लोग लोड बोलते हैं। रेजिस्टेंस होता है, बल्ब होता है, उसको लोड बोला जाता है। तो सेकेंडरी कॉइल को आउटपुट में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी कॉइल के टर्न को एनपी बोला जाता है, सेकेंडरी कॉइल के टर्न को एनएस बोला जाता है। मतलब एनपी मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, एनएस मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, अब यहाँ पे जब प्राइमरी कॉइल को एसी इनपुट से कनेक्ट करेंगे तो यहां से अल्टरनेटिंग करंट जाने लगेगा, तो प्राइमरी कॉइल में अल्टरनेटिंग करंट जाएगा और सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ को डेवलप कराएंगे। तो इसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अगर एक कॉइल से करंट फ्लो होगा, दूसरे कॉइल में ईएमएफ डेवलप कराएंगे, तो इसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इसे ट्रांसफार्मर का जो प्रिंसिपल होता है, वर्किंग होता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड होता है। तो यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि ट्रांसफार्मर कौन सा प्रिंसिपल में काम करता है, तो म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। यहाँ ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड होता है। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, व्हेन ए चेंजिंग करंट फ्लोज थ्रू इन ए कॉइल एंड ईएमएफ विल इंड्यूस्ड इन अनदर कॉइल। एक कॉइल में चेंजिंग करंट फ्लो होगा, दूसरे कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, इसको बोला जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। और म्यूचुअल इंडक्शन जो प्रिंसिपल है ट्रांसफार्मर का। कंस्ट्रक्शन, इट कंसिस्ट ऑफ टू सेपरेट कॉइल्स ऑफ इंसुलेटेड वायर वाउंड द सेम आयरन कोर। बोल रहा है इसमें टू सेपरेट कॉइल्स होता है जो इंसुलेटेड वायर का होता है, जो वाउंड क्या होता है, सेम आयरन कोर में, मतलब एक ही आयरन कोर में दोनों कॉइल्स को वाउंड किया रहता है। वन ऑफ द कॉइल्स कनेक्टेड टू AC input is called the primary coil and the other coil is connected to output, load resistance output होता है, which is called secondary coil। बोल रहा है कि जो AC इनपुट से जो भी कॉइल कनेक्ट होगा उसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, एंड जो आउटपुट से कनेक्टेड होगा उसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, तो इसमें दो सेपरेट कॉइल है, जो इंसुलेटेड वायर का होता है उसको वाउंड किया होता है आयरन कोर के ऊपर। जो कॉइल
कनेक्टेड होता है एसी इनपुट से उसे बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, एंड जो कॉइल कनेक्टेड होता है आउटपुट से उसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। ये ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दो सेपरेट कॉइल है, जो इंसुलेटेड वायर है यहाँ पे आयरन कोर के ऊपर लपेटा गया है दोनों कॉइल। जो भी कॉइल एसी इनपुट से कनेक्ट होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, और जो भी कॉइल आउटपुट से कनेक्ट होता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, अब आते हैं इसके वर्किंग पे। जब प्राइमरी कॉइल को कनेक्ट करते हैं एसी इनपुट से, तो एसी इनपुट में अल्टरनेटिंग करंट पास होगा। अल्टरनेटिंग करंट पास करने से अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज सेकेंडरी कॉइल से लिंक करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा सेकेंडरी कॉइल में। आप लोग थोड़ा इधर समझिए, करंट जब भी पास करेगा, करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनता है, करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण फ्लक्स बनता है, फ्लक्स के कारण ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स जब भी लिंक करेगा कॉइल से तो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। अगर चेंजिंग करंट है तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक है, यहां चीज को लिख रखा है वर्किंग में, व्हेन एन अल्टरनेटिंग करंट इज पासिंग थ्रू द प्राइमरी कॉइल। जब अल्टरनेटिंग करंट को प्राइमरी कॉइल से पास करेंगे, एन अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू व्हिच मैग्नेटिक फ्लक्स विल चेंज। दिस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ द सेकेंडरी कॉइल and alternating EMF is induced in the secondary coil. अल्टरनेटिंग करंट पास करेगा, कहां से पास करेगा? प्राइमरी कॉइल से। अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज लिंक करेगा सेकेंडरी कॉइल से, और सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। यही इसका वर्किंग है। अल्टरनेटिंग करंट इज पासिंग थ्रू द प्राइमरी कॉइल and alternating magnetic field is produced due to which magnetic flux will change. This changing magnetic flux linked with the secondary coil and alternating EMF is induced in the secondary coil. ये ट्रांसफार्मर का वर्किंग है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे चलते हैं। लेट NP इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल, NS इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल, EP इक्वल टू EMF अक्रॉस प्राइमरी कॉइल, EF इक्वल टू EMF अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल। अब यहाँ पे ध्यान दे, अकॉर्डिंग टू फ्राइडेज लॉ ऑफ EMI, EMF इंड्यूस्ड अक्रॉस प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस में क्या EMF इंड्यूस्ड होगा? तो यहाँ पे ध्यान दे, EP बराबर क्या होता था? d∅/dt होता था फ्राइडे लॉ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अगर प्राइमरी कॉइल ले रहे हैं तो नंबर ऑफ टर्न्स इन क्या हो जाएगा? प्राइमरी कॉइल, और यहाँ पे क्या होता है? माइनस। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। EMF इंड्यूस्ड अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल, ES इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस NS d∅/dt। ये इक्वेशन नंबर हो गया 2। प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस में EP इक्वल टू माइनस NP d∅/dt, इक्वेशन नंबर 1। EMF इंड्यूस्ड अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल, ES इक्वल टू माइनस NS d∅/dt। इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, ES बाय EP, ES में कितना दिया? माइनस NS d∅/dt, और EP में कितना दिया हुआ? माइनस NP d∅/dt। तो अगर d∅/dt कैंसिल हो जाएगा तो ES बाय EP इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल, NS बाय क्या आएगा? NP। इसको बोला जाता है K, और K को बोलते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, या तो टर्न्स रेशियो बोला जाता है। अब यहाँ पे ध्यान दें, ये हो गया एक फॉर्मूला, K इक्वल टू ES बाय EP इक्वल टू NS बाय NP। इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, या तो टर्न्स रेशियो। अगर हम स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लेते हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लेते हैं, स्टेप अप मतलब सेकेंडरी का वोल्टेज ज्यादा होगा किसके कंपेयर में? प्राइमरी के कंपेयर में। जब इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो ES बाय EP यहाँ पे एक से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। अब ES बाय EP को क्या बोलते हैं? K बोलते हैं। तो अगर यहां से ले जाएंगे तो K ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। अब यहां पे इसको क्या बोलते हैं हम लोग? NS बाय NP। तो यहाँ पे बैठा दिए NS बाय NP।
ग्रेटर देन 1, तो NS हमेशा क्या बड़ा आ जाएगा, NS आ जाएगा ग्रेटर देन NP। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी का ईएमएफ ज्यादा होता है प्राइमरी के कंपेयर में, तो सेकेंडरी बाय प्राइमरी का ईएमएफ करेंगे तो ग्रेटर देन 1 आएगा। ये ईएमएफ को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, तो K ग्रेटर देन 1 आता है हमेशा स्टेप अप ट्रांसफार्मर का। यहां से लिखेंगे NS बाय NP, NS बाय NP ग्रेटर देन 1, और NP को जब यहां भेजेंगे तो NS ग्रेटर देन क्या हो जाएगा NP, और NS क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, और NP क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल क्या होता है, ज्यादा होता है प्राइमरी के कंपेयर में। अब आते हैं 4 स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लेते हैं, 4 स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, सेकेंडरी का ईएमएफ कम हो जाएगा किससे, प्राइमरी से। जब इसको यहां भेजेंगे तो सेकेंडरी का ईएमएफ बाय प्राइमरी का ईएमएफ लेस देन 1 हो जाएगा। इसको के बोलते हैं, तो यहां से जो निकल के आएगा के लेस देन 1। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हमेशा 1 से छोटा होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 1 से बड़ा होता है। इसको बोलते हैं NS बाय NP, तो NS बाय NP हो गया यहाँ पे। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल से ज्यादा हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। ठीक है, स्टेप अप में K का वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा, स्टेप डाउन में K का वैल्यू हमेशा 1 से कम। अब आते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर में जाते हैं तो आइडियल ट्रांसफार्मर वैसा ट्रांसफार्मर होता है जिसमें कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता है, नो एनर्जी लॉस। ठीक है, आइडियल ट्रांसफार्मर में कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता है, उसको बोलते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर में जो सेकेंडरी का ईएमएफ है वो प्राइमरी के ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। जब सेकेंडरी का ईएमएफ प्राइमरी के ईएमएफ के बराबर हो जाए तो ES बाय EP बराबर कितना हो जाएगा, 1। ये इसको बोलते हैं K, तो K बराबर 1 आएगा। आइडियल ट्रांसफार्मर का हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो K इक्वल टू 1। अगर इसको NS बोलते हैं और नीचे वाला को NP बोलते हैं, तो NS बाय NP इक्वल टू 1, NS इक्वल टू NP हो जाएगा। तो यहां से ये निकल के आता है कंक्लूजन कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में NS हमेशा ज्यादा होता है NP से, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में NS कम होता है NP से, और आइडियल ट्रांसफार्मर में NS हमेशा बराबर होता है NP का। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 1 से बड़ा होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 1 से छोटा होता है, और आइडियल ट्रांसफार्मर में ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो K इक्वल टू 1 होता है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी का ईएमएफ हमेशा प्राइमरी से क्या होता है, ज्यादा होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी का ईएमएफ प्राइमरी से कम होगा, और आइडियल ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी का ईएमएफ प्राइमरी के बराबर होता है। यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर में NS ज्यादा होगा NP से, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में NS जो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल है प्राइमरी कॉइल से कम होगा, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल होगा आइडियल ट्रांसफार्मर में। यहाँ पे K का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, यहाँ पे K का वैल्यू 1 से छोटा होगा, और यहाँ पे K का वैल्यू 1 के बराबर होगा। ये स्टेप अप, स्टेप डाउन और आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में है। अब यहाँ पे थोड़ा सा लेते हैं कॉन्सेप्ट। यहाँ पे अगर आइडियल ट्रांसफार्मर लेते हैं तो जो आउटपुट पावर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, इनपुट पावर के बराबर। आइडियल ट्रांसफार्मर में आउटपुट पावर इक्वल टू द इनपुट पावर। आउटपुट पावर, पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इनटू करंट, तो आउटपुट पावर बात कर रहा है तो हो जाएगा सेकेंडरी का, तो ये सेकेंडरी का हो गया, और इनपुट पावर को बोलते हैं प्राइमरी का, तो ये हो गया प्राइमरी का। इसको नीचे भेजेंगे IP बाय I, इसको नीचे लाएंगे तो ES बाय EP इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा IP बाय IS। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, K बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, तो K बराबर प्राइमरी के अक्रॉस जो भी करंट जाएगा, प्राइमरी कॉइल में जो भी करंट जाएगा, बाय सेकेंडरी में जो भी करंट जाएगा, तो K इक्वल टू IP बाय IS हो जाएगा। अगर ओवरऑल कॉन्सेप्ट को देखा जाए तो कॉन्सेप्ट क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये निकल के आ रहा है कि K बराबर सेकेंडरी का ईएमएफ बाय प्राइमरी का ईएमएफ, K बराबर नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, और प्राइमरी में जो भी करंट जाएगा बाय सेकेंडरी में
जो भी करंट आएगा। ये हमारा फॉर्मूला है के का, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का। ठीक है, के इक्वल टू ES बाय EP, NS बाय NP, और तीसरा होता है के इक्वल टू IP बाय IS। ये हमारा फॉर्मूला है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का। आई होप अच्छे से समझ आया होगा। इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर। इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? ये रेशियो होता है आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर का। तो यहाँ पे लिखा हुआ इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू इनपुट पावर। इसे डिनोट करते हैं नीटा से, n बराबर आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। आउटपुट पावर सेकेंडरी के अक्रॉस में होता है n इक्वल टू ES इंटू IS बाय EP इंटू IP। अगर यहाँ पे इफिशियंसी आइडियल ट्रांसफार्मर का चेक किया जाए तो इफिशियंसी क्या होगा? 100%, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लॉस नहीं होता है, इसलिए इसका इफिशियंसी 100% होता है। तो थोड़ा सा आप ये चीज समझे, कभी भी प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। आइडियल ट्रांसफार्मर का इफिशियंसी 100% होता है, प्रैक्टिकली कभी भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन सिर्फ पढ़ने के लिए बोल दिया जाता है। अगर आइडियल ट्रांसफार्मर का इफिशियंसी बोला जाए 100% और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कितना होता है अभी पढ़े के इक्वल टू 1, लेकिन यही प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का बोलते हैं तो इफिशियंसी होता है 85% से 90%। और जो यहाँ पे 10 से 15% बच रहा है वो लॉस में चला जाता है। अब आते हैं ट्रांसफार्मर के लॉसेस पे। ट्रांसफार्मर में बहुत सारा लॉस पाया जाता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ वेरियस एनर्जी लॉसेस इन द ट्रांसफार्मर। जो फर्स्ट लॉस होता है ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस। कॉपर लॉस को हीटिंग लॉस भी बोला जाता है, मतलब ट्रांसफार्मर में हीट के रूप में जो भी लॉस होगा उस लॉस को बोला जाता है हीटिंग लॉस या तो कॉपर लॉस। द लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट थ्रू द कॉपर वाइंडिंग ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड कॉपर लॉस। प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल में इंसुलेटेड कॉपर वायर लपेटा रहता है, तो जब कॉइल गर्म होता है तो वहां से हीट हो जाता है और हीट के कारण लॉस प्रोड्यूस होता है, उस लॉस को बोला जाता है कॉपर लॉस हो तो हीटिंग लॉस। हीट का इक्वेशन होता है H बराबर I स्क्वायर RT। इस लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं थिक वायर का यूज करके, मतलब मोटा वायर का यूज करेंगे तो मोटा वायर का यूज करेंगे जिसके कारण इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाएगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाएगा तो करंट तुरंत पास कर जाएगा। यहाँ पे ध्यान दिए, दिस लॉस इज मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग थिक वायर। थिक वायर को यूज करने से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर का क्या होता है? थिक वायर का ज्यादा होता है। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इस फॉर्मूले से ये कम हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस कम हो जाता है तो हीट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। हीट कम हुआ तो अपने आप कॉपर लॉस कम हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। सेकेंड नंबर आयरन लॉस या तो एडी करंट लॉस। ठीक है, ड्यू टू द चेंज इन फ्लक्स एडी करंट्स आर सेट अप इन द सॉफ्ट आयरन कोर लीडिंग टू द लॉस ऑफ एनर्जी in the form of heat. This loss is called iron loss. This loss is minimized by using lamination of core. आयरन लॉस या एडी करंट लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं लेमिनेशन ऑफ कोर, मतलब कोर के ऊपर बर्निश चढ़ाकर हम इस लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, आयरन लॉस को या तो एडी करंट लॉस। तो आप याद रखें दोस्तों, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या कभी कभी 1 नंबर या 2 नंबर वाला भी पूछ सकता है, व्हाट इज ए कॉपर लॉस, कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं कॉपर लॉस को, या व्हाट इज आयरन लॉस या एडी करंट लॉस, इसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। ये ट्रांसफार्मर के लॉसेस में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉस है। अब आता है थर्ड नंबर हिस्टेसिस लॉस। हिस्टेसिस लॉस क्या है कि जब करंट जा रहा है तो मैग्नेटाइजेशन हो गया, मतलब मैग्नेट का गुण आ गया। करंट हटा लिए तो वापस डीमैग्नेटाइजेशन हो गया, मतलब मैग्नेट का गुण आना मैग्नेटाइजेशन कहलाएगा, मैग्नेट का गुण चला जाना डीमैग्नेटाइजेशन कहलाएगा। तो जब करंट कॉइल से पास करेगा तो मैग्नेट बन जाएगा, जब करंट कॉइल से हटा लेंगे तो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दे, द लॉस विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रिपीटिंग मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ओवर ए कंप्लीट साइकिल इज नोन एज हिस्टेसिस लॉस। पूरा मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन का लगातार प्रोसेस होने के कारण ट्रांसफार्मर में लॉस होगा, उस लॉस को बोला जाता है हिस्टेसिस लॉस। अब आते हैं फोर्थ नंबर नॉइज लॉस। आप लोग सुने होंगे जब ट्रांसफार्मर के सामने जाते हैं तो गन करके एक साउंड आता है, तो ये साउंड के रूप में लॉस होगा, उस लॉस को बोलते हैं नॉइज लॉस। द लॉस व्हिच आर प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ साउंड इज कॉल्ड नॉइज लॉस। ये हुआ हमारे फोर्थ लॉस। अब चलते हैं फिफ्थ नंबर में। अब आते हैं फिफ्थ नंबर का लॉस, जिसे फ्लक्स लीकेज लॉस या मैग्नेटिक लॉस बोला जाता है। अब ध्यान दें दोस्तों, मान लेते हैं मेरा एक हैंड ये प्राइमरी कॉइल है और एक हैंड सेकेंडरी कॉइल है, तो प्राइमरी कॉइल का वाइंडिंग और सेकेंडरी कॉइल का वाइंडिंग आमने सामने रहेगा तो
कोई भी लॉस नहीं होगा। लेकिन प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल आमने सामने नहीं रहेगा तो उस समय प्राइमरी कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा, सेकेंडरी कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक नहीं हो पाएगा। वापस सुने, प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल का वाइंडिंग जब एक दूसरे के आमने सामने रहेगा तब तक ठीक है, लेकिन जब प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल का वाइंडिंग जब एक दूसरे के सामने नहीं रहेगा तो प्राइमरी कॉइल से जितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा उतना सेकेंडरी कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक नहीं होगा, तो उस समय लॉस होगा और उस लॉस को बोला जाता है फ्लक्स लीकेज लॉस। यहां पे ध्यान दें, इन ट्रांसफॉर्मर द कपलिंग बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल इज नॉट परफेक्ट। इट मींस द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ primary coil is not equal to the magnetic flux linked with the secondary coil. So a certain amount of energy is wastage known as flux leakage loss or magnetic loss. समझ आ गया होगा? जो अभी बताया मैंने वही यहाँ पे लिखा हुआ है। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।